जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एमडी कैट का जो हमारे पहले दो लेक्चर हो गए जिसमें हमने फ्रेज़ क्लोज और सेंटेंस में बेसिक डिफरेंस देखा था कि फ्रेज़ क्या है, क्लोज क्या है और सेंटेंस क्या है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रेज़ की जो तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी, जैसा कि नॉन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ और एक जो हमने पढ़ी थी वो थी एडवर्ब फ्रेज़। इसकी दो टाइप्स रहती है वो भी हम कर लेंगे। तो मैंने कहा कि जैसे ही दो लेक्चर ख़त्म होते हैं हम साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे ताकि कंसेप्ट के साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का भी तरीका पता चल जाए, क्योंकि हमें पता है कि एमडी कैट में हमारे पास एमसीक्यूज़ ही आने हैं। तो चले हम पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट समवन नॉक्ड एट द डोर। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में, ये हमारे पास फ्रेज़ है, क्लोज है और या सेंटेंस है। इन तीनों में से क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमने देखना है वर्ब। क्या इस फिक्र में हम क्या इस अंडरलाइन पार्ट में जो हमें कोई वर्ब दिखाई दे रहा है इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो इसका मतलब तो हमें इसमें कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा। अब वर्ब नहीं दिखाई दे रहा तो इससे ये मुराद होगा कि ये ना तो फिर क्लोज और ना एक सेंटेंस है, बल्कि ये क्या होगी, फ्रेज़। क्योंकि फ्रेज़ बाकी दोनों क्लोज और सेंटेंस से इस वजह से मुख्तलिफ है कि फ्रेज़ में कोई वर्ब मौजूद नहीं होता, जबकि क्लोज और सेंटेंस में वर्ब मौजूद होता है। इसलिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फ्रेज़ उसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको पहले एमसीक्यूज़ की समझ लग गई होगी कि हमारे पास जो हमारा हाईलाइट पार्ट था उसमें कोई भी वर्ब मौजूद नहीं था, इसलिए वो ना तो क्लोज बन सकता है और ना ही एक सेंटेंस बन सकता है, इसलिए ये हमारे पास क्या है जी, फ्रेज़ है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, शी ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। शी ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। अब इसमें उसने हमारे पास पूछ रहा है ये हमारे पास फ्रेज़ है, क्लोज है या सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें कोई वर्ब मौजूद है जी, इसमें वर्ब मौजूद है ग्रेजुएटेड, इसमें एक वर्ब मौजूद है। तो अब इससे हमें पता चलेगा कि ये फ्रेज़ तो हो नहीं सकती। अब ऑप्शन रह गए पीछे दो, क्लोज और सेंटेंस। अब हमने जब इस फिक्र को पढ़ा शी ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो क्या इसका जो हमारे जहन में मफहूम बना वो ठीक बना या गलत बना, मतलब हमें इस फिक्र की समझ आई कि नहीं, फ़िक्रे की समझ आई कि नहीं। अगर हमें इस फ़िक्रे की समझ आ गई है तो ये एक सेंटेंस है, अगर फ़िक्रे की समझ नहीं आई तो ये क्लोज का डिपेंडेंट वाला हिस्सा है। मैं इस बात को दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास क्लोज के आगे दो किस्में होती हैं, क्लोज की हमें समझ आ भी जाती है, क्लोज की समझ नहीं भी आती। अगर क्लोज की समझ आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, और अगर क्लोज की समझ ना आए तो वो हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी। इसमें अगर ऑप्शन होता ना इंडिपेंडेंट क्लोज, क्या ऑप्शन होता इंडिपेंडेंट क्लोज, तो हम उसे भी चूज कर सकते थे, लेकिन इसमें उसने क्लोज दे दिया। क्लोज में तो हमारे पास डिपेंडेंट भी आती है जिसमें मफहूम वाज़ेह नहीं होता, इसलिए हम इधर सेंटेंस को यूज़ करेंगे, क्लोज को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोज में हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं कि वो समझ आ भी सकती है उस फिक्रे की और समझ नहीं भी आ सकती। तो हम रिस्क में नहीं जाएंगे बल्कि सेंटेंस में ही इसका ऑप्शन सेंटेंस से चूज़ करेंगे जिसका हमें 100% यकीन है कि वो हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी। एक मरतबा मैं फिर वाइज कर देता हूँ कि क्लोज में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि वो समझ दे पूरी या समझ ना दे। अगर वो समझ दे पूरी तो उसे इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे, और अगर वो समझ ना दे तो उसे हमें डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। लेकिन सेंटेंस में हमेशा 100% यकीन होता है कि वो हमें पूरी समझ देगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सेंटेंस है। अगर यहाँ ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट क्लोज होता तो हम इंडिपेंडेंट क्लोज को भी चूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि क्लोज में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आ रही हैं ऑप्शन बी में, तो इसलिए हम सी चूज नहीं करेंगे और हमारा ऑप्शन क्या है जी, सी सेंटेंस है। उम्मीद है आपको सेंटेंस की समझ लग गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट। Although he was extremely tired, he finished the assignment. Although he was extremely tired, he finished the assignment. अब देखें कि ही फिनिश्ड द असाइनमेंट, क्या इसमें कोई वर्ब मौजूद है जी, इसमें वर्ब फिनिश्ड मौजूद है, तो इससे ये ज़ाहिर होगा कि ये हमारे पास फ्रेज तो है नहीं। तो आप आगे फिर ऑप्शन हो गया क्लोज और सेंटेंस, क्लोज और सेंटेंस। तो आप इसे देखेंगे ही फिनिश्ड द असाइनमेंट मुकम्मल मायने दे रहा है, मुकम्मल मायने दे रहा है तो सेंटेंस है। क्लोज क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि क्लोज में हमें पता है कि उसमें डिपेंडेंट भी होती है जो मुकम्मल मायने नहीं देती, इसलिए हम इसे सेंटेंस चूज करेंगे। ये इसका और दोनों का कंसेप्ट एक जैसे, इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट। टू विन द एमडी कैट एग्जाम इज माई अल्टीमेट गोल। टू विन द एमडी कैट एग्जाम इज माई अल्टीमेट गोल। ये हमारे पास पूरा फिक्रा दिया गया हुआ है, क्या ये फ्रेज है या क्लोज है या सेंटेंस।
तो ये भी हमारे तो ऊपर वालों जो हमने ऊपर पहले दूसरा और तीसरा एमसीक्यूज किया उसी की तरह है, हमें ये मुकम्मल मायने दे रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेंटेंस। क्लोज क्यों नहीं होगा, ये मैंने पीछे बता दिया कि क्लोज में डिपेंडेंट भी आ सकता है, लेकिन ये हमें कंप्लीट मायने दे रहा है तो हम इसे सेंटेंस ही चूज करेंगे। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय हु स्टैंड्स नियर द गेट इज माई कजन। द बॉय हु स्टैंड्स नियर द गेट इज माई कजन। स्टैंड नियर द गेट। अब इसमें जो नियर द गेट है ये हमारे पास फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। तो इसमें हमारे पास हाईलाइट पार्ट क्या है कि नियर द गेट। नियर द गेट को अब जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास इसमें देखो कोई वर्ब मौजूद है, नहीं वर्ब मौजूद, तो आपने बिना देखे आंख बंद कर जवाब का लगा देना जी फ्रेज, क्योंकि इसमें कोई वर्ब मौजूद नहीं, इसलिए हमारे पास क्या हो गया जी, फ्रेज हो गया। उम्मीद है आपको की समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, बिफोर द सन राइजेज वी मस्ट लीव। बिफोर द सन राइजेज वी मस्ट लीव। ये एमसीक्यूज अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो मुझे ये यकीन है कि आपको पीछे वाले तीन सब कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे होंगे। तो इसको आप जहन में ऑप्शन सोचें, फिर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखना कि आपने सही सोचा था कि नहीं। अगर आपका ये एमसीक्यूज ठीक है तो समझ लें आपके फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस का जो आपका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए था वो बिल्कुल ठीक है। बिफोर द सन राइजेज वी मस्ट लीव, ये हमारे पास फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। तो देखिए बिफोर द सन राइजेज, सूरज के नमोदार होने से पहले, सूरज के नमोदार होने से पहले, सूरज के ज़ाहिर होने से पहले, ये फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। तो देखिए इसमें कोई वर्ब मौजूद है जी, इसमें वर्ब मौजूद है राइजेस। अब इसका मतलब ये होगा ये फ्रेज तो नहीं है। अब आगे आ गया क्लोज और सेंटेंस। तो देखिए क्या ये सेंटेंस है, क्या ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, ये हमारे पास एक शर्त सी है सूरज के नमोदार होने से पहले, तो ये हमारे पास कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, बल्कि ये हमारे पास एक शर्त दे रहा है बिफोर द सन राइजेज, सूरज के नमोदार होने से पहले। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा जी, क्लोज। क्या ऑप्शन होगा जी, क्लोज। क्लोज में कौन सी, इनडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। अगर यहाँ पर ऑप्शन डिपेंडेंट क्लोज होता तो वो बेस्ट होता, लेकिन चूंकि इधर यार ना तो फ्रेज या ना ही सेंटेंस बन रहा है, बल्कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्लोज। अगर ऑप्शन डी होता है डिपेंडेंट क्लोज तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होना था। इधर हम ऑप्शन क्या लेंगे, डिपेंडेंट क्लोज। अब आपके जहन में आ रहा होगा क्लोज में डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, तो आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि बाकी दो तो हो ही नहीं ना सकते, तो बी में कुछ चांस है। यही तो एमडीकैट है कि आप लोगों ने सही आंसर को चूज नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने देखना है कि बाकी आंसर क्यों गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी क्लोज। क्लोज में भी आगे कौन सी, डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, फ्रेज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब मौजूद है। सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्लोज क्यों है, क्योंकि क्लोज में हमारे आगे जाकर एक टाइप बन जाती है डिपेंडेंट क्लोज, जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, लेकिन उसमें वर्ब मौजूद होता है, इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा जी, क्लोज आ जाएगा। ठीक है, आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट, डू नॉट टच दैट वायर। उस तार को मत छुओ। तो ये हमारे पास फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। तो देखो इसमें हमारे पास वर्ब मौजूद है टच, तो ये फ्रेज तो होगा नहीं। क्लोज है, क्लोज हम ये क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है जी, तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो हमने ये चूज करना है सेंटेंस। क्या चूज करेंगे, सेंटेंस। उम्मीद है आपको इस बात की समझ लग गई होगी कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सेंटेंस होगा। ठीक है, क्लोज ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ ऑप्शन सेंटेंस ना होता तो कोई और ऑप्शन होता, फ्रेज, क्लोज, जेरेंड, इन्फिनिटिव, फिर हम इधर क्लोज भी चूज कर सकते थे, लेकिन क्लोज से बेहतर ऑप्शन सेंटेंस मौजूद है। एमडी कार्ड ये नहीं है कि आपने एमडी कार्ड में जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो चूज करना नहीं होता। एमडी कार्ड में ये होता है कि जो बेहतरीन ऑप्शन है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, आगे आ गया आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट, द बुक विद द रेड कवर बिलोंग्स टू द टीचर। तो ये हमारे पास फ्रेज है, क्लोज और सेंटेंस है। देखें ये क्या क्या इसमें जो हमारे पास हाईलाइट पार्ट है उसमें कोई वर्ब मौजूद है, नहीं मौजूद, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, फ्रेज होगा। क्या होगा जी, फ्रेज, क्योंकि उसमें कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन, ही थिंक्स दैट द टेस्ट विल बी इजी। वो सोचता है कि टेस्ट आसान होगा। ये हमारे पास फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। तो इसमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा जी, सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस का ऑप्शन ना होता तो हम क्लोज को भी चूज कर सकते थे, लेकिन अगर सेंटेंस का ऑप्शन मौजूद है और वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो हम सेंटेंस की तरफ जाएंगे, क्लोज की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट, स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट
यूजुअली सक्सीड, इसका भी हमारे पास ऑप्शन क्या होगा जी, सेंटेंस होगा। अभी तक हमने जो ये 10 MCQs किए हैं इनमें हमारे पास क्या चीज़ें आई है कि अगर वर्ब मौजूद होगा तो या तो फिर क्लोज होगी या फिर एक सेंटेंस होगा, लेकिन अगर वर्ब मौजूद नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, फ्रेज। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमारा पार्ट 2 आ जाएगा जो नॉर्मल लेवल था। जो पहले हमने 10 MCQs किए थे वो तो ईजी थे, लेकिन जो अब हमारा नेक्स्ट है जो MCQs हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉर्मल लेवल वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज टाइप। इसमें हमने फ्रेज की टाइप को देखना है। द स्मार्ट यंग डॉक्टर, सबसे पहले देखें क्या ये फ्रेज भी है कि नहीं, तो ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है। अब देखना कि ये हमारे पास नॉन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एक एडवर्ब फ्रेज है। तो देखें क्या ये वर्ब से पहले, क्या इसमें वर्ब है जी, वर्ब है डायग्नोसिस। क्या ये वर्ब से पहले मौजूद है? हमें पता है कि वर्ब से जो भी चीज़ पहले मौजूद होती है वो क्या होती है जी, सब्जेक्ट होती है। आमतौर पर जो भी चीज़ वर्ब से पहले मौजूद होती है वो हमारे पास क्या होती है, सब्जेक्ट मौजूद होती है। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट का काम कौन करता है जी, नाउन फ्रेज। तो इसलिए इसका हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। जैसे MCQ एक मिनट दोबारा देख लेते हैं कि वर्ब से जो पहले चीज़ मौजूद होती है वो होती है सब्जेक्ट। क्या होती है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का काम इंग्लिश में कौन चीज़ें करती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम इंग्लिश में सिर्फ नाउन करता है। अगर यहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ होता, अली डायग्नोज द डिजीज़ इमीडिएटली, तो ये एक नाउन होना था। लेकिन चूंकि ये एक से ज़्यादा लफ्ज़ है, द स्मार्ट यंग डॉक्टर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, नाउन फ्रेज। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, द स्मार्ट यंग डॉक्टर। डायग्नोज इसमें हमारे पास वर्ब है, और द डिजीज़ इमीडिएटली ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। क्या है जी, ऑब्जेक्ट। एक और तरीका नाउन को याद करने का और उससे समझना का ये है कि नाउन से पहले हमेशा जो भी हमारे आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। ए एंड द, ये हमारे पास किधर यूज होंगे, ये सिर्फ नाउन के पीछे यूज होंगे। द स्मार्ट यंग, स्मार्ट और यंग इधर एडजेक्टिव आ गए। और द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज इमीडिएटली। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया जी, नाउन फ्रेज। उम्मीद है आपको MCQ की भी समझ लगी होगी। द स्मार्ट यंग डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज इमीडिएट। अगर आपको इसकी नहीं समझ लग रही तो आप इस द स्मार्ट यंग डॉक्टर को हटाकर उधर कोई एक नाउन लगा दे। फॉर एग्जांपल ही डायग्नोज द डिजीज इमीडिएटली, फिर भी हमारा जो मफहूम है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो रहा है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज टाइप। द बिस्किट्स फ्रॉम द लोकल बेकरी आर ऑलवेज फ्रेश। ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो देखिए, फ्रॉम द लोकल बेकरी, बिस्किट्स फ्रॉम द लोकल बेकरी। इसमें वो बिस्किट्स के बारे में बता रहा है कि कौन से बिस्किट, बिस्किट जो हमने लोकल बेकरी से लिए, यानी ये बिस्किट को बता रहा है। और बिस्किट्स हमारे पास क्या है, एक नाउन है। बिस्किट्स हमारे पास क्या है जी, नाउन है। और जो चीज़ नाउन के बारे में बताए, नाउन बिस्किट्स के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, एडजेक्टिव फ्रेज। द बिस्किट्स, बिस्किट फ्रॉम द लोकल बेकरी, वो वाले बिस्किट जो हमने लोकल बेकरी से लिए, और ऑलवेज फ्रेश, वो हमेशा ताज़ा होते हैं। द बिस्किट्स फ्रॉम द लोकल बेकरी, इसमें वो हमें बिस्किट्स के बारे में बता रहा है। और बिस्किट्स हमारे पास क्या है, नाउन। और जो नाउन के बारे में बताया उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव एक से ज़्यादा अल्फाजों पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको उसकी भी समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज टाइप। शी स्पोक टू द अग्रेसिव कस्टमर इन अ वेरी पोलाइट मैनर। ये हमारे पास नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एक एडवर्ब फ्रेज है, ये हमने देखना है। शी स्पोक टू द अग्रेसिव कस्टमर इन अ वेरी पोलाइट मैनर। इसमें जो हमारे पास ये फ्रेज है ना, ये हमारे उससे बोलने के बारे में बता रही है। बोलना, स्पोक हमारे पास क्या है, वर्ब। स्पोक हमारे पास क्या है जी, वर्ब। ये इन अ वेरी पोलाइट मैनर, शी इन अ वेरी पोलाइट मैनर या स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर। तो उसमें जो हमारे पास सही मफहूम है वो आ रहा है स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर, यानी ये वर्ब के बारे में बता रही है। स्पोक जो हमारे पास वर्ब है उसके बारे में बता रही है, इसलिए स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि एडवर्ब हमारे पास पीछे वाले वर्ब को एक्सप्लेन कर रही है। स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर। ठीक है, स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर, स्पोक बोलना, इन अ वेरी पोलाइट मैनर वो बहुत शाइस्तगी वाले अंदाज में बोली। ठीक हो गया, स्पोक बोली इन अ वेरी पोलाइट मैनर, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है,
आगे हमारे पास आ गया टू क्लियर द एंट्री टेस्ट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट डेडिकेशन। टू क्लियर द एंट्री टेस्ट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट डेडिकेशन। तो ये देखिए रिक्वायर्स हमारे पास क्या आ गया जी, वर्ब आ गया। वर्ब से पहले जो भी हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, सब्जेक्ट होगा। टू क्लियर द एंट्री टेस्ट, और सब्जेक्ट का काम इंग्लिश में कौन सी चीज़ करती होती है, नाउन करती है, और ये नाउन एक से ज़्यादा लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसे नाउन फ्रेज कह देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा जी, नाउन फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज टाइप्स। द मैन कवर्ड इन थिक मड रन टुवर्ड्स द विलेज, रन टुवर्ड्स द विलेज। इसमें वो किसके बारे में बता रहा है, मैन, वो आदमी जो थिक मड में कवर था, वो आदमी जो थिक मड में कवर था। मैन हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। मैन हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट, और कवर्ड इन थिक मड ये हमें मैन के बारे में बता रही है। कवर्ड इन थिक मड ये हमें मैन के बारे में बता रही है। और मैन हमारे पास नाउन है, और नाउन के बारे में जो भी बताया उसे हम क्या कहते होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते होते हैं। क्या कहते हैं जी, एडजेक्टिव फ्रेज। द मैन कवर्ड इन द थिक मड रैन टुवर्ड्स द विलेज। उम्मीद है आपको एमसीक्यू की भी समझ लग गई होगी। ठीक है, आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 16। We decided to hold the group study session at the central library. We decided to, इसमें जो हमने हाईलाइट पार्ट करना था वो करना था at the central library. We decided to hold the group study session at the central library. इसमें जो at the central library ये हमारे पास नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये हमने देखना। अब देखें एट द सेंट्रल लाइब्रेरी, ये हमें किसी प्लेस के बारे में बता रहा है, तो इसलिए हमें पता है कि प्लेस किसकी किस्म होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया जी, एडवर्ब फ्रेज। डिसाइडेड एट द सेंट्रल लाइब्रेरी, कि हमने वो फैसला किधर करना है, वो हमने ग्रुप स्टडी सेशन किधर करना है, सेंट्रल लाइब्रेरी। ये हमें किसके बारे में बता रहा है, लफ्ज़ का मजमूआ। ये हमें प्लेस के बारे में बता रहा है, और प्लेस हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, इसलिए हमारे पास एडवर्ब फ्रेज आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको एमसीक्यूज की समझ लगी होगी। वी डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रुप स्टडी सेशन एट द सेंट्रल लाइब्रेरी। एट द सेंट्रल लाइब्रेरी हमें प्लेस के बारे में बता रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगी। ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज टाइप। The teacher gave the award to the most hardworking student. The most hardworking student. Preposition के बाद the most hardworking student, ये हमारे पास the teacher gave the award to the most hardworking student, ये हमारे पास as an object काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है जी, as an object काम कर रहा है, और object का काम हमारे पास कौन करता होता है, नाउन करता होता है, इसलिए हमारे पास क्या होगा जी, एक नाउन फ्रेज होगी। Teacher gave the award to the most hardworking student. The most hardworking student हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम हमेशा जी। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। द फ्लाइट अराइव्ड अनयूजुअली लेट लास्ट नाइट। फ्लाइट जो हमारे पास है वो लास्ट नाइट लेट पहुंची। अराइव्ड लेट लास्ट नाइट, यानी ये हमारे पास किसके बारे में बता रहा है, ये हमारे वर्ब के बारे में बता रहा है। अराइव्ड लेट लास्ट नाइट, के वो पहुंची रात को देर। ठीक है, फ्लाइट लेट लास्ट नाइट आएगा या अराइव्ड लेट लास्ट नाइट। अराइव्ड लेट लास्ट नाइट, ही अराइव्ड लेट लास्ट नाइट। इस तरह आप इनको समझ के कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के, तो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 19। एन अपार्टमेंट क्लोज टू द यूनिवर्सिटी कैंपस इज हार्ड टू फाइंड। एन अपार्टमेंट, एन अपार्टमेंट हमारे पास क्या होगा जी, नाउन हो गया, और ये नाउन के बारे में बता रहे हैं ना कि अपार्टमेंट क्लोज टू द यूनिवर्सिटी कैंपस, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब है। ये क्लोज टू द यूनिवर्सिटी कैंपस किस चीज़ के बारे में बता रहा है, अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट हमारे पास क्या होगा जी, नाउन है, और जो नाउन है, और ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज, जो चीज़ हमें नाउन के बारे में बताए उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है, एन अपार्टमेंट क्लोज टू द यूनिवर्सिटी कैंपस इज हार्ड टू फाइंड। अपार्टमेंट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, और जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद आ गया आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज टाइप्स। आई हेट राइमिंग और क्राउडेड। आई हेट ड्राइविंग ऑन क्राउडेड एंड ब्रोकन रोड्स।
ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। आई हेट, मैं नफरत करता हूँ, ड्राइविंग ऑन क्राउडेड एंड ब्रोकन रोड। तो ये हमारे पास आ जाएगी नाउन फ्रेज, क्योंकि ये वर्ब हेट के बाद मौजूद है इसलिए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन होता है जी, नाउन फ्रेज। ठीक है, ये हमारे पास ना जब हम आगे पढ़ेंगे जेरेंड वगैरह है, ये ड्राइविंग हमारे पास इधर के एज एन जेरेंड एक्ट कर रहा है। जेरेंड हमारे पास हमेशा एक नाउन होता है और ये हमारे पास हो गया जी नाउन फ्रेज। इस ये अगर आपको एमसीक्यू की समझ ना भी ना लगे तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये समझ तो आ जाते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट है, हेड हमारे पास वर्ब है, और उनके बाद जो हमारे सारा है वो किसका आ रहा है, और ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट का काम हमारे पास कौन करता होता है, नाउन। और चूंकि ये एक से ज़्यादा लफ्ज़ है इसलिए हम इसे नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया डिफिकल्ट एमडीकैट लेवल। ठीक है, पिछले जो थे वो मैं आपकी बेसिक्स बना रहा था, लेकिन यहाँ से आपके असल जो बेहतरीन एमसीक्यू थे वो इधर से स्टार्ट होंगे। आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ द कवर वाज सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल। इधर में हमने देखना है कि सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल क्या है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। सबसे पहले देखेंगे सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल क्या थी, परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल थी। तो परफॉर्मेंस हमारे पास क्या है, नाउन। तो जो परफॉर्मेंस नाउन है उसको जो मॉडिफाई कर रहा है सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल, वो एक एडजेक्टिव है, तो ये हमारे पास हो जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल क्या थी, परफॉर्मेंस वाज सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल, और परफॉर्मेंस हमारे पास क्या है, नाउन, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव। और जी चूंकि ये एडजेक्टिव एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है जिसे हम क्या कह देंगे जी, एडजेक्टिव फ्रेज। ये एमसीक्यू की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सेंटेंस दैट कंटेन एन एडवर्ब फ्रेज। इस वो कह रहे हैं कि इन ऑप्शन में से एडवर्ब फ्रेज वाला एमसीक्यू वो तलाश करें जिसमें एडवर्ब फ्रेज यूज होती है। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है, द गर्ल विद गोल्डन हेयर वन द प्राइज। द गर्ल, वो लड़की जिसके सुनहरे बाल थे, वन द प्राइज, उसने नाम जीता। अब देखो ये गर्ल के बारे में बता रही है कि गोल्डन हेयर वाली लड़की, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है। इसके बाद दे वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट विदाउट फेयर। उन्होंने वो वॉक्ड, वो चले विदाउट फेयर, वो बेखौफ होकर चले। तो ये हमारे पास किसके बारे में बता रहा है, विदाउट फेयर, वॉक्ड के बारे में। और वॉक्ड हमारे पास क्या है जी, वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, एडवर्ब फ्रेज। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमारे पास सी है वो भी देख लें। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ये हमारे पास स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज स्ट्रिक्टली, ये हमारे पास कंप्लीट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ये हमारे पास कंप्लीट जो फ्रेज है वो हमारे पास कौन सी है जी, नॉन फ्रेज है। क्योंकि इसके बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होता है, और वह वर्ब से जो हमारे पास पहले चीज़ होती है वो सब्जेक्ट होती है। ये भी हमारे पास कौन सी किस्म है, जेरन है। क्या है जी, जेरन। स्मोकिंग इन, जेरन क्या होता है, जब आईएनजी वाली फॉर्म एज एन नाउन एक्ट करे तो उसे हम क्या कहेंगे, जेरन कहेंगे। ठीक है, ये जेरन और इन्फिनिटी वगैरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द मैनेजमेंट रिजेक्ट्स हायरिंग। द मैनेजमेंट रिजेक्ट्स हायरिंग अनट्रेन्ड स्टाफ मेंबर्स। अनट्रेन्ड हायरिंग अनट्रेन्ड स्टाफ मेंबर्स, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है और या एडवर्ब फ्रेज है। तो ये हमारे पास कौन है जी, नाउन फ्रेज। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, रिजेक्ट हमारे पास आ गया, वर्ब आ गया, और हायरिंग अनट्रेन्ड स्टाफ मेंबर्स ये हमारे पास क्या आ गया जी, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हायरिंग तो वर्ब है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है ये हायरिंग। हायरिंग भी इधर के एज एन जेरेंड यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है जी, एज एन जेरेंड, और जेरेंड एज एन नाउन ऑब्जेक्ट। जेरेंड भी नाउन की तरह काम करता है, या जेरेंड सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, जिस तरह ऊपर स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, इधर जेरेंड एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है और इधर जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और जेरेंड हमारे पास क्या होता है जी, नाउन फ्रेज। जेरेंड वाली फ्रेज हमारे पास क्या होती है जी, नाउन फ्रेज। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 24, ही फेल्ड द टेस्ट विच सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस। ये हमारे पास फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है, विच सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस। सबसे पहले देखें इसमें कोई वर्ब मौजूद है, सच। क्वेश्चन नंबर 24, विच सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस, ये हमारे पास फ्रेज है, क्लोज है या एक सेंटेंस है। तो देखें इसमें वर्ब मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या होगी जी, एक
तो ये हमारे पास फ्रेज तो हो नहीं सकती। अब आगे इसके दो ऑप्शन है, या तो ये क्लोज होगी या क्या होगी जी, सेंटेंस होगी। तो विच सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस, जिसने हम सबको हैरान कर दिया। किस बात ने हैरान कर दिया, ये उसने किसी हाईलाइट पार्ट में जिक्र नहीं किया, इसलिए हमारे पास क्लोज की कौन सी किस्म होगी, ये हमारे पास क्लोज होगी। और क्लोज में भी कौन सी, डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगी। कौन सी, डिपेंडेंट क्लोज, ये हमने पहले भी जिक्र किया। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली हाईलाइट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब हमने वो देखना है जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज यूज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे या उससे मजीद उसके बारे में बताए। ही आंसर्ड द टफ क्वेश्चन विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, उसने तमाम जो क्वेश्चनों का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दिया। तो देखो, आंसर्ड विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, आंसर्ड हमारे पास क्या है जी, वर्ब है। तो ये जो वर्ब को मॉडिफाई करी है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, ना कि ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। द हाउस बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द हिल, वो घर जो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इसमें हाउस हमारे पास क्या है, नाउन। बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये हमारे पास क्या हो गया जी, हाउस के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। वाचिंग मोटिवेशन वीडियोस, ये कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या होगा जी, वाचिंग मोटिवेशन वीडियो। इधर आईएनजी वाली फॉर्म एज एन सब्जेक्ट काम कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज या जर्नल फ्रेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, द एथलीट रन फास्टर देन एनीवन एल्स, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या एडवर्ब फ्रेज। इसमें वो उसके दौड़ने के बारे में बता रहे हैं कि वो कोई भी उसके साथ, उसने इस रफ्तार से दौड़ा, कोई भी उसके साथ मिल ना सका। तो ये उसके दौड़ने के बारे में बता रहा है। तो दौड़ना हमारे पास क्या है, एडवर्ब, वर्ब, और जो वर्ब के बारे में बताया उसे हम क्या कहते हैं जी, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ वुमन इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल द क्राइसिस, वुमन जो बहुत ज़हीन हो, टू हैंडल दिस क्राइसिस इज नीडेड, जो इस हालात को संभाल सके वो उसकी ज़रूरत है। तो वुमन के बारे में बता रहा है। वुमन हमारे पास क्या है जी, नाउन, और जो वुमन के बारे में बताए यानी नाउन के बारे में बताया वो हमारे पास क्या होता है जी, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या गया, लिविंग द डोर अनलॉक्ड द सर्वेंट वेंट टू द लिविंग द डोर अनलॉक्ड द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट। ये सबसे पहले देखें, द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट, ये सर्वेंट हमारे पास क्या हो गया जी, नाउन। वेंट क्या हो गया जी, वर्ब, और टू द मार्केट हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसने बताया सर्वेंट के बारे में, लिविंग द डोर अनलॉक्ड, सर्वेंट जो है उसने दरवाज़ा अनखुला छोड़ा, वो सर्वेंट क्या किया, दरवाज़ा अनखुला छोड़ा। ठीक है। लिविंग द अनलॉक्ड द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा, क्योंकि वो सर्वेंट के बारे में बता रहा है कि सर्वेंट ने दरवाज़ा खुला छोड़ा, दरवाजे को ताला नहीं लगाया। लिविंग द डोर अनलॉक्ड द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट। अब आपके ज़हन में ख्याल आ रहा होगा कि ये हमारे पास नाउन फ्रेज, जर्नल फ्रेज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी आईएनजी आया। तो इसका जवाब है नहीं। अगर यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म होती एज अ नाउन, फिर आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होना था। यहाँ जैसे देखें, सब्जेक्ट भी कंप्लीट है, वर्ब भी कंप्लीट है, और ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट है। अगर यहाँ एज एन जर्नल यूज होती तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म होती, तो ये वाला सब्जेक्ट नहीं होना था। जैसा कि हम पीछे वाली एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि ये देखिए, वाचिंग मोटिवेशन वीडियो, जब जर्नल यूज होगा तो उसके अलावा फिर कोई और सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। वाचिंग मोटिवेशनल वीडियो या आईएनजी वाली फॉर्म एज सब्जेक्ट यूज हो रही है, तो उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए ये जर्नल है। इधर देखें, इधर आईएनजी वाली फॉर्म शुरू में तो आई है, लेकिन इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इधर हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए, नहीं एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा एक नाउन होगा सब्जेक्ट, और दूसरा उसको मॉडिफाई करेगा। तो और जो नाउन को मॉडिफाई करे या सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे उससे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। उम्मीद है आपको सेंस की समझ अच्छे तरीके से लगी होगी कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म के लिए एज अ सब्जेक्ट काम करे और दूसरा कोई सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उसे हम जर्नल फ्रेज कहेंगे। और अगर आईएनजी वाली फॉर्म भी शुरू में आ गई और उसके बाद एक और सब्जेक्ट आ गया है तो उस आईएनजी वाली फॉर्म को हम एज एन एडजेक्टिव फ्रेज कंसिडर करेंगे। Question number 29. Identify the underlined phrase types. She wrapped the fragile gift with extreme care. Wrapped with extreme care. तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि उसने वर्ब के बारे में बताया होगा, wrapped with extreme care। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 30, whether we win or lose today does not change our hard work। तो सबसे पहले देखिए क्या इसमें वर्ब मौजूद है जी, वर्ब विन मौजूद है। क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास क्या होगी जी, क्लोज होगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक मरतबा दोबारा देख ले। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।
जज़ाकल्लाह।